हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्राउन समान ज्ञान, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैसे भारत का इतिहास यानी क्राउन प्रकाशन जो है या समान ज्ञान जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज का पहला टॉपिक है जैसे भारत का इतिहास में सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व है। यानी कि आज हम जिस परिवेश की तैयारी अगर हम कर रहे हैं या भारत के जिस परिवेश में हम हैं उसके लिए अतीत की जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में यानी कि अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ समय, से ही हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप में चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में आपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ है। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय इतिहास में भारतीय समाज एवं संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों द्वारा विवरण तथा पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले हम जानेंगे धार्मिक ग्रंथ स्रोत के बारे में। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्धचरित, अश्वघोष, महाविवास, वसुमित्र, जातक आदि, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि। यह सभी जो है यह धार्मिक ग्रंथ के स्रोत हैं। अब अगला टॉपिक देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि ऐतिहासिक जो साहित्य का जो स्रोत है वह सबसे पहले कलहन, चंद्रवरदायी, बाणभट्ट, विशाखादत्त, कौटिल्य, भास, कालिदास। तो राजा के द्वारा रचित साहित्य जो है वह जैसे सातवाहन, गाथा सप्तशती, पल्लव, मत विलास प्रहसन और रत्नावली, नागानंदन, प्रियदर्शिका, चालुक्य, मानसोल्लास। जो संस्कृत भाषा में है पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। वह बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। बौद्ध ग्रंथ की जो रचना हुई थी वह हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हुई थी। ने पहले संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृतांत मिलता है। ने यानी कि की रचना की जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि ने के रूप में की, जो चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखी मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण करती है। विदेशियों द्वारा विवरण, हेरोडोटस को कहा जाता है कि इतिहास का पिता जो है वह हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने ही नामक पुस्तक की रचना की। तो इसके बाद हम सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं मेगास्थनीज के बारे में कि मेगास्थनीज कौन था।
यानी कि यह वीडियो में सबसे पहले मेगास्थनीज के जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वह कौन था, कहाँ से आया और क्या क्या कर रहा था। तो देखिए, मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा तथा इंडिका की रचना की। यह मूल रूप में अप्राप्य है, लेकिन इसके उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। अज्ञात लेखक, एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी यानी कि लाल सागर का विवरण में दिया है। टोलेमी जो है वह यानी कि टोलेमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास है, जो कि प्राचीन भारतीय मूल रूप से जो भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। स्ट्रेबो जो विदेशी था, उसने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। अगला टॉपिक है रोमन लेखक। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फाहियान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया, जो 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था। उसने फुकोकी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। अगला है हैनसांग, जिसको युआन च्वांग भी कहा जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी युकी की रचना की। वाटर्स के अनुसार वह भारत को इनटू अर्धचंद्राकार नाम देता है। हैनसांग के मित्र वी ली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। अगला है इतिसंग। यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। अगला टॉपिक है अरबी लेखक। सुलेमान, जो कि अरबी लेखक था, वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। अलबरूनी मोहम्मद गजनबी का समकालीन था, जिन्होंने तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। अगला टॉपिक है पुरातत्व स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मुहर, स्मारक मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। अभिलेख, जो लेख मुहर, प्रशस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। कि अभिलेख, जो लेख मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी, तो अभिलेख के अध्ययन को पूरा लेखाशास्त्र ने यानी कि पुरालेख शास्त्र जो है उसने एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफी जो है यह अभिलेख के अध्ययन को कहा जाता है। पेलियोग्राफी, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों को प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपिशास्त्र यानी कि पेलियोग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मैटिक्स से कहते हैं। अगला टॉपिक है सिक्का। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। भारत के प्राचीन सिक्के जो थे वे पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन सिक्कों को करसापर्ण कहा गया है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे,
पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती थी। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। सोने के सिक्के जो थे लिखित रूप से सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाहन शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। अगला टॉपिक है अभिलेख। अभिलेख मोहरों, प्रशस्त स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारें और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां। प्राकृत लिपि। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मणी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं आरामाइक लिपि। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है एवं टोपरा हरियाणा में मिले हैं, जिन्हें दिल्ली लाया गया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन शिलालेखों की ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं उनके शासक। समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने अभिलेख जो लिखे हैं प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद, एरन अभिलेख, सागर, मध्य प्रदेश। रुद्रदामन जो शक वंश के शासक थे और उनके अभिलेख जो हैं जूनागढ़ अभिलेख हैं जो गुजरात में स्थित है। स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश के शासक थे और भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में स्थित है। खारवेल कलिंग हाथी गुम्फा अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश के शासक थे और उनके जो अभिलेख हैं ऐहोल अभिलेख। राजा भोज प्रतिहार वंश के थे जिनके अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति जो कि मध्य प्रदेश में है। विजय सेन जिनके अभिलेख देवपाड़ा अभिलेख है। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के थे और मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख उनकी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। यशोवर्धन जो कि मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख है उनका और ये मालवा के नरेश थे। गौतमी बलश्री जो कि सातवाहन वंश के शासक थे और इन्होंने अभिलेख नासिक अभिलेख है। अगला टॉपिक है अभिलेख विशिष्ट तथ्य। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रहक हरिसेन ने की थी। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा गोपराज नामक सैनिक की पत्नी का लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है।
चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में यशोधर्मन को जननेंद्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ लेख में मिलता है। अगला टॉपिक है विदेशी अभिलेख। एशिया माइनर मध्य एशिया से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम उल्लिखित है। काव्येशनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। 1776 में का अंग्रेजी अनुवाद की नाम से कराया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1785 में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया काकी पुस्तक में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अगला टॉपिक है जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक। विज्ञानेश्वर जो रचना है उसके लेखक जो हैं मिताक्षरा हैं। जीमूत वाहन के लेखक दायभाग हैं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, मल्लिकाग्निमित्रम, रघुवंश, ये जो महत्वपूर्ण रचना है यह कालिदास की रचना है। विशाखा दत्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक की जो रचना है मृक्ष कटिम है।